Good afternoon, all of you. Welcome to all of you in my RBS डिग्री कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल मैं आज उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पूरी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज मैं जो हमारे BSc AG 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। तो पिछली क्लासेस में इसके अंतर्गत आपको डिजीज़ ऑफ व्हीट क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ा रहा था, तो जिसमें कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। जैसे आपका जो है करनाल बंट हो गया, हाँ, और जो है वो रस्ट डिजीज़ हो गया। तो ये बहुत मेजर डिजीज़ थे, इसके बारे में जो डिटेल से आप लोग को पढ़ाया था। तो उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आज जो है स्टूडेंट्स आपको एक कॉमन डिजीज़ है जो जिसका नाम है व्हीट लूज स्मट डिजीज़, ठीक है ना। यानी गेहूं की फसल में लगने वाला जो है वो एक रोग है जिसको लूज स्मट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं आप जो है वो पढ़ाऊँगा। तो जिसको जो है हम आपका लूज स्मट यानी बाली का जो है कंड रोग के नाम से भी जाना, अनावृत्त कंडुआ रोग भी बोलते हैं या अनावृत्त कंड रोग के नाम से भी जानते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, अक्सर आपके एकेडमिक में और आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल जो है वो अच्छे सीरियस से मेरी जो है वो क्लास को पढ़ेंगे और आपके फील्ड में जो आपके पेरेंट्स जो है या फिर जो है आपके गांव में जो किसान हैं, खेती करते हैं या खेती बाड़ी से जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप इसको देख करके पढ़ करके और अच्छे से इस डिजीज़ के बारे में जान सकते हैं और अपनी फसल को इस रोग से जो है वो बचा सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ कि जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लूज स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट क्रॉप्स क्या है। लूज स्मट डिजीज़ ऑफ व्हीट यानी गेहूं की फसल का अनावृत्त कंड रोग इसको बोलते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या है, इंग्लिश में इसको लूज स्मट कहते हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूँगा कि अनावृत्त कंड का जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो मैं बताऊँगा। तो किसी भी डिजीज़ के बारे में हम स्टडी करने से पहले उसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को जानना आवश्यक होता है कि क्योंकि वो जो है डिजीज़ की होती है, बिना साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के हम डिजीज़ को डिटेल जो है वो नहीं जान सकते हैं। तो किसी भी रोग के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि वैज्ञानिक वर्गीकरण से ही हमको जो है वो उसके बारे में जानने का और शॉर्ट में उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि किस जो है वो ये किस पैथोजेंस के द्वारा है, कैसे है, क्या है, इसकी फैमिली क्या है, तो उसके बारे में हम साइंटिफिक क्लासीफाइज को हम करते हैं। तो जैसे भी आप एग्ज़ाम्स में अगर आप लिखते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में आता है, तो सबसे पहले आप जो है उसको डिजीज़ का नाम और उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना आवश्यक होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो थोड़ा सा आप कम भी लिखें चल जाए, लेकिन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको अच्छे नंबर जो है वो मिल सकते हैं। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा कि इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहले क्या होता है, यूटिलाइगो न्यूडा होता है। क्या होता है, यूटिलाइगो न्यूडा, ठीक है। तो ये जो है यूटिलाइगा जीनस और स्पीसीज जो है वो दोनों को कंबाइंड रूप से मिला करके इसका साइंटिफिक नेम जो है वो डिसाइड जो है वो होता है। तो इस प्रकार से जो है साइंटिफिक नेम जो है वो हमेशा इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल लिखते हैं। इसका जो डोमेन होता है वो होता है यूकैरियोटा, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का जो है वो फंगल डिजीज होता है, तो इसका डोमेन क्या होता है, यूकैरियोटा, और किंगडम क्या होता है, फंजाई होता है। किंगडम इसका क्या होता है, फंजाई, यानी यह रोग जो है वो किसके द्वारा, इसका पैथोजेंस क्या होता है, फंगस होता है, फंजाई यानी कवक, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो बैसिडोमाइकोटा होता है, और क्लास कौन सा होता है, यूटिलैग्नोमाइसिटीज क्या होता है, यूटिलैग्नोमाइसिटीज इसका जो है वो क्लास होता है। यानी इसका जो वर्ग होता है वो जो है फंगस का यूटिलैग्नोमाइसिटीज का वर्ग जो है वो होता है। इसका जो ऑर्डर होता है वो यूटिलैग्नेस होता है। क्या होता है, यूटिलैग्नेस। इसकी जो फैमिली होती है, यानी बात करेंगे इसके परिवार की, तो इसका परिवार जो होता है वो होता है अस्टिलाइजनेशी। क्या होता है, अस्टिलाइजनेशी। और जो इसका जीनस होता है वो अस्टिलैगो होता है। क्या होता है, अस्टिलैगो। यानी ये इसका जीनस होता है और ये इसकी क्या होती है, स्पीसीज। ये इसका जीनस हो गया और ये इसका क्या हो गया, स्पीसीज। दोनों मिला करके साइंटिफिक नेम जो है वो डिसाइड होता है। तो इसका जीनस यूटिलैग्नो होता है और स्पीसीज क्या होती है, यूनोडा होती है। स्पीसीज क्या होती है, यूनोडा। अब मैं आगे बात करूँगा इसके अन्य नेम क्या होते हैं, अदर नेम क्या होते हैं। इसके कुछ अदर नेम होते हैं। अदर नेम की मैं बात करूँगा तो जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में इस रोग को अलग अलग नामों से जानता है।
जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के लोकल जो है वो डिजीज़ के नेम्स होते हैं, तो उसको अलग अलग भी आपको जो है वो बताया जाता है। तो इसके अदर नेम क्या होते हैं, जैसे कजियारी हो गया, ठीक है, कि करंजुआ हो गया, कंडुआ हो गया, कानी हो गया, कायमा हो गया, कालीमा हो गया, शिथिल हो गया, स्लथ कंडवा हो गया, इत्यादि नामों से इसको जो है वो पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो इस रोग को जो है वो कई अलग अलग नामों से जो है इसका जाना जाता है, जैसे करंजुआ, कंडुआ, कान्ही, शिथिल, स्लथ, कंडवा आदि नामों से भी इसको हम जो है वो जानते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये लोकल नेम इसका है। उसके बाद मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी वितरण की। वैसे तो ये रोग जो है वो जहाँ पर भी गेहूं की फसल ली जाती है वहाँ पर ये जो है हर जगह ये रोग जो है वो पाया जाता है। तो लेकिन मुख्यतः कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसकी प्रमुखता, इसकी उपलब्धि जो है वो देखी गई है। कौन कौन से हैं, जैसे भारत में यह सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में मिलता है, परंतु दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी मैदान की पहाड़ी पे, ठीक है ना, यानी जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये रोग जो है प्रमुखता जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर गेहूं की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है वहाँ पर ये रोग जो है वो गेहूं में ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद बात करूँगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र, पहाड़ियों पर इस रोग का विशेष रूप से प्रकोप देखा गया है। तो इस प्रकार से जो है वो हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पर इस रोग का प्रकोप ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा गेहूं का यह रोग संसार के उन सभी देशों में पाया जाता है जहाँ गेहूं की खेती होती है। इसके अदर जो है वो अदर सारी कंट्रीज़ में यह रोग पाया जाता है जहाँ पर गेहूं की खेती होती है प्रमुखता, वहाँ भी यह रोग जो है वो मुख्यतः जो है वो देखा गया है। तो सारे अदर कंट्रीज़ में भी जो है जहाँ पर गेहूं की खेती होती है वहाँ पर ये रोग जो है वो निश्चित रूप से पाया जाता है। शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा यह आर्द्र क्षेत्रों में पाता है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्राई एरियाज़ हैं उनकी अपेक्षा जो आर्द्र एरिया है जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा रहती है, आर्द्रता उसकी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर यह रोग जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। यानी जो शुष्क क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की अपेक्षा जो नम क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है वो ह्यूमिड रीजन्स हैं, जहाँ पर नमी की मात्रा ज़्यादा होती, आर्द्रता ज़्यादा होती है, वहाँ पर यह रोग जो है वो अधिक मात्रा में जो है वो देखा गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी जो है वो वहाँ पर क्या होता है कि जब नमी होती है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिजीज़ के पैथोजेंस को फैलने के लिए सबसे जो आवश्यक कार्य होता है नमी। अगर अच्छी मॉइस्चर है, मॉइस्चर में क्या होता है कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस के जो है वो फैलने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है। तो मॉइस्चर एरिया में जो है वो फंगल का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और इसमें जो है वो पूरी तरह से उग्र हो जाते हैं, मतलब जो है एक भयंकर महामारी का रूप जो है धारण जो है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फंगल की डिसेमिनेशन के लिए मॉइस्चर जो है वो आवश्यक होता है। इसके बाद यह रोग जो है जौ में ही पाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यह रोग जो है वो जौ की फसल पर भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लूज स्मट होता है ये जौ की फसल, गेहूं के अलावा जो है वो जौ की फसल का भी प्रमुख रोग जो है वो माना जाता है। गेहूं में भी लगने वाले, गेहूं की फसल पर लगने वाले सभी रोगों में अनावृत कंड महत्वपूर्ण रोग है जो आर्द्र क्षेत्र में सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, ठीक है ना। तो गेहूं की जितने भी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, चाहे वो जो है वो रस्ट डिजीज़ हो गया, चाहे करनाल बंट हो गया, चाहे अदर कोई डिजीज हो, उसके अलावा वह जो है वो सबसे भयानक रोग जो है वो लूज स्मट ही होता है। सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचाता है, लूज स्मट डिजीज़ के कारण होती है। और जो मॉइस्चर एरिया है जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक जैसे लूथरा ने 1953 ईस्वी में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार इस रोग से भारत में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की हानि होती थी, ठीक है ना। तो जैसे कुछ रिसर्च है, एग्रोनॉमिस्ट हैं उन्होंने या पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये आकलन लगाया था 1953 ईस्वी में कि भारत में इस रोग के कारण जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 5 करोड़ की लगभग जो है वो हानि इसके द्वारा होती है। कब किया था, 1953 ईस्वी में। तो इस प्रकार से भी जो है वो इसके द्वारा काफ़ी जो है वो लॉसेस जो है वो देखे गए हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं, ये कुछ पटेल एवं सहयोगी थे 1950 ईस्वी में बम्बई राज्य में प्रतिवर्ष रोग द्वारा 40 लाख रुपए प्रतिवर्ष की हानि हुई थी, ठीक है ना। तो बम्बई जैसे राज्य में जो है कुछ साइंटिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि 1950 ईस्वी में देखा कि लगभग 40 जो है वो लाख रुपए की हानि जो है वो गेहूं की फसल में प्रतिवर्ष जो है इसके द्वारा बम्बई में पाई गई थी।
इसी तरह से मिश्रा और सिंह ने जो पैथोलॉजिस्ट 1969 ईस्वी में गेहूं की कुछ नवीन किस्मों जैसे सोनोरा 63, सोनोरा 64, लार्मा रोजो HD 1466, हाइब्रिड 65 इत्यादि में प्रतिवर्ष 3 से 6% की ना जो है वो, मतलब कुछ ऐसी वैरायटी थी जैसे सोनोरा 53 हो गया, सोनोरा 64 हो गया, लर्मा रोजो हो गया। तो ये तमाम प्रकार की जो उन्नतशील प्रजातियां थी, इसमें भी जो है वो कुछ वैज्ञानिकों ने ये देखा, कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि प्रतिवर्ष लगभग 3 से 6% जो है वो लॉस जो है वो, हानि इस लूज स्मट रोग के द्वारा जो है वो उसमें होती है। तो इस प्रकार से इसमें काफ़ी जो है इस रोग के द्वारा नुकसान जो है वो होता है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि इसके किस सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं इस रोग के जो है वो। तो लक्षण जो है वो क्या होता है, इस रोग के लक्षण पौधों की बाली के बाहर निकलने पर ही दृष्टिगोचर होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो लूज स्मट होता है वो एक फंगल डिजीज़ है, फंगस के द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। ये जो है वो आपका जिसका डिसमिनेशन होता है, जो इन्फेक्शन होता है, ये बीजों के द्वारा होता है। तो संक्रमित जो बीज होते हैं उसको अगर हम बोने हैं, फिर से हम संक्रमित बीज हैं इस फंगस के द्वारा, जो संक्रमित बीज होते हैं उसको जब हम बोने के लिए प्रयोग करते हैं फसल में, तब वहाँ पर इसके जो है वो स्पोर्स जो है वो कोनिडिया जो है वो डेवलप हो जाते हैं और उनके जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसल को जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर इन्फेक्टेड बीज है, यह जो रोग होता है लूज स्मट, ये प्रभावित बीज यानी इन्फेक्टेड बीज के द्वारा जो है वो, संक्रमित बीज के द्वारा जो है वो फैलता है। ठीक है, तो संक्रमित बीजों को जो है वो अगर हम बोते हैं तो हमारे खेत में जो है वो इसके लक्षण जो है वो धीरे धीरे करके शुरुआत में ना दिखते हैं। जब वेजिटेटिव स्टेज होती है तो इसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। जब इसकी जो है वो जब बालियाँ निकलती हैं तो उस अवस्था में ही जो है वो इस रोग के लक्षण जो है वो बालियों पे प्रकट होते हैं। ठीक है, तो निकलने पर ही दृष्टिगोचर होते हैं और होते हैं, इसको बदला करिए। इसके बाद जो है वो, और बाली बाहर निकलने से पहले रोगी एवं स्वस्थ पौधे में कोई अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अगर हम जनरली देखेंगे कि जो रोगग्रसित बाली है और जो स्वस्थ बाली है, जो रोगग्रसित पौधा है और स्वस्थ पौधा है, उसमें बाली निकलने से पहले कोई अंतर नहीं दिखाई देता है कि रोग जो है वो रोग के द्वारा प्रभावित पौधा है। जब उसमें बालियाँ निकलती हैं तभी ये हम पहचान सकते हैं कि लूज स्मट जो है इस रोग में है। तो हम तभी इसकी पहचान जो है वो कर सकते हैं जब पौधे में बालियाँ जो है वो निकल आती हैं। रोगग्रस्त पौधों की सभी बालियों में काला चूर्ण भरा होता है। क्या होता है? काला चूर्ण यानी ब्लैक पाउडर भरा रहता है और उनमें दाने नहीं बनते हैं। ठीक है ना, तो जो रोगग्रसित बाली होती है उसके जो बालियाँ होती हैं, सभी जो है वो बालियों में सभी जो है दानों के अंदर काले कलर का पाउडर यानी चूर्ण भरा होता है और उसमें बिल्कुल भी जो है वो दाने जो है वो नहीं बनते हैं। बिल्कुल वो जो है चूर्ण से काले काले फंगस के स्पोर जो है इसमें पूरे जो है वो भरे होते हैं, यानी प्रभावित बालियाँ जो है वो होती हैं। इसके बाद में बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग। इसके बाद प्रायः जो है वो रोगी बालियाँ स्वस्थ बालियों की अपेक्षा कुछ पहले बाहर निकलती हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है कि रोगी बालियाँ जो है वो स्वस्थ बालियों की अपेक्षा पहले आ जाती हैं। तो ये भी कैरेक्टर जो है इसमें देखा गया है, यानी जो स्वस्थ बालियाँ हैं वो देर में निकलती हैं और जो रोगी बालियाँ होती हैं वो पहले ही यानी शीघ्र उसकी वृद्धि होती है तो निकल आती हैं। और कुछ किस्मों में जो है वो दूसरी विशेषता यह भी देखने की मिली है कि रोगी बालियों से बाद में दिखाई देती हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर ये होता है कि रोगी बालियों जो है वो बाद में जो है उस पर सिम्टम जो है उसको दिखाई देते हैं और वह स्वस्थ बालियों की अपेक्षा क्या होती हैं, जल्दी निकल आती हैं। ठीक है, इसके बाद बौनी किस्मों में दूसरी विशेषता यह भी देखने मिली है कि रोगी बालियों में जो होती हैं पेडंकल जो होता है यानी पुष्पावली वृंत जो होता है वो छोटा रह जाता है, जबकि गेहूं की ऊंची जातियों में रोगी बालियों का पुष्प वृंत स्वस्थ बालियों की अपेक्षा कुछ इंच लंबा होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है वो जो रोगी बालियाँ होती हैं उसका जो पेनिकल होता है जिसको हम पुष्पवृंत बोलते हैं वो छोटा रह जाता है, और जो लंबे पौधे होते हैं अगर वो प्रभावित नहीं तो उनका पेनिकल जो होता है पुष्पवृंत होता है वो लंबा होता है। ठीक है ना, तो ये भी जो है इस रोग के प्रभावित के कारण जो है वो होता है। तो जिस कारण से रोगी बालियाँ खेत में काफ़ी दूर से एक काली छतरी की
बनाए जो है वो दिखाई देती हैं। तो अगर इस रोग से प्रभावित बालियाँ हैं, इस डिजीज़ से जो है वो अफेक्टेड बालियाँ हैं, तो वो एक प्रकार की जो है वो काली छतरी की नुमा जो है वो बनाए जो है वो दिखाई देती हैं। तो जो बालियाँ होती हैं वो छतरी नुमा जो है वो आकार धारण कर लेती हैं और दूर से ही काली कलर की जो है छतरी नुमा जो है वो दिखाई देती हैं। यानी गेहूं के खेत में इस रोग से प्रभावित पौधे के लक्षण जो है वो शीघ्र और जो है वो अलग से ही, दूर से ही जो है वो दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम इस रोग की पहचान जो है वो आसानी से जो है वो कर सकते हैं। रोगग्रस्त बालियों में भरा काला चूर्ण वास्तव में रोगजनक कवक के असंख्य कंड बीजाणु यानी स्मट स्पोर्स जो है वो यूटिलोस्पोर से होते हैं। ठीक है ना। तो रोगग्रसित जो बालियाँ होती हैं उसके अंदर जो काले कलर का पूरे कलर का चूर्ण भरा होता है, पाउडर भरा होता है, उसमें पता नहीं कितने लाखों करोड़ों असंख्य जो है वो स्पोर्स होते हैं आपके कंड जी के, यानी आपके जो है वो जो कंड बीजाणु होती हैं, अस्टिलो बीजाणु होते हैं, उसके लाखों करोड़ों स्पोर्स जो है पूरे इसमें भरे होते हैं। और वो जो है कभी कभी जो है वो स्पोर्स इनके हवा में फैल करके दूसरे पौधों को भी इन्फेक्ट जो है वो कर देते हैं। जब इनके जो काले चूड़ होते हैं वो पूरी तरह से बालियों भरे होते हैं और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो फूटते हैं, तो उनके जो है पाउडर जो होते हैं वो हवा के साथ उड़ करके अन्य पौधों में जा करके बीजों में संपर्क में आ करके उनको भी इन्फेक्टेड जो है वो कर देते हैं। तो हवा से भी इनका डिस्ट्रीमिनेशन जो है वो होता है। प्रारंभ में यह कंड बीजाणु तरुण स्फटिकाओं या कोशिकाओं में चूड़ी समूह में बनते हैं। ठीक है ना। तो इनका जो ये आपके जो इनके स्पोर्स होते हैं, कंड बीजाणु जो होते हैं, इनके जो लूज स्मट के स्पोर्स होते हैं, जिसको हम जो है वो आपके अस्टिलो बीजाणु के नाम से भी जानते हैं, अस्टिलो स्पोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो तरुण जो नई जो है वो स्पाइकलेट्स होती हैं, नई जो है वो कलिकाएं होती हैं, नए ब्रांचेस होती हैं, उसमें जो है वो नई कलिकाओं में ये पहले जो है वो प्रवेश करते हैं, प्रवेश इनके लक्षण जो है प्रकट होते हैं और फिर वही चीज़ें जो है वो जैसे ही बीज का निर्माण होता है कलिकाओं के अंदर, उसमें शीघ्र ही इसके जो है वो स्पोर्स जो है वो प्रवेश जो है वो कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद रोगी पौधों की वृद्धि प्रारंभ में 20 से 25 दिनों तक बहुत अधिक होती है। ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि इनकी जो रोगी पौधे जो होते हैं, जो लूज स्पॉट डिजीज से ग्रसित पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि यानी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। यानी 20 से 25 दिनों में ही इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी हो जाती है, परंतु बाद में कम होने लगती है। ये भी है कि बाद में जो है वो कम होने लगती है। तो सर्वप्रथम जब पौधों की वृद्धि होती है तो वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है 20 से 25 दिनों तक वेजिटेटिव स्टेज में। उसके बाद फिर जो है वो धीरे होने लगती है, मतलब उसके बाद के जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, तो वो वृद्धि को रोकने लगते हैं। और रोगी पौधों को शुष्क भार ड्राई वेट केवल 60 से 64% तक ही रह जाता है। ठीक है ना। तो जब इनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, छोटे रह जाते हैं, बाद में इनका जो ड्राई वेट्स होता है वो कम होने लगता है, इनका वज़न जो है वो कम हो जाता है, यानी 60 से 64% जो है वो जो है वो ही रह जाता है। बाकी जो है वो लगभग आपका जो है वो करीब जो है वो लगभग 34 से 35% वेट इनका जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो पौधों में इन्फेक्टेड प्लांट्स में जो है वो दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद इटियोलॉजी की बात करूँगा तो ये जो है वो इसका कवक जाल पटयुक्त होता है। किस तरह का होता है? पटयुक्त का मतलब होता है सेप्टेट हो एवं द्विविकेंद्रीय डाइकोरियोटिक कोशिकाओं वाला होता है। तो ये जो है एक सेप्टेट होता है, पटयुक्त होता है और डाइकोरियोटिक सेल से जो है वो बना होता है। ठीक है ना। ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इस कवक जाल का रंग वृद्धि करते हुए पौधे के भीतर कंचाभ यानी हाइलिन होता है, परंतु इसके परिपक्वता के निकट पहुंचने के साथ यह भूरे रंग का हो जाता है। तो ये जो है वो पहले जो है वो लिक्विड फॉर्म में हाइलिन होता है, द्रव की तरीके से होता है, और फिर धीरे धीरे जब ये मैच्योर होता है, ये पहले जो है वो क्या होता है, ये स्पाइकलेट्स में होता है, टहनियों में होता है कोमल, तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और फिर जैसे जैसे जो है वो बालियों के अंदर प्रवेश करते हैं, बीजों में बनते हैं, तो ये जो है वो फुल्ली जो है वो ड्राई हो जाते हैं और ये पाउडर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और किस रंग में? काले से भूरे में भी हो जाते हैं,
ठीक है, इस प्रकार से भी इनके लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। और बालियों में कवक जाल की द्विकेंद्रीय कोशिकाओं के गोल एवं मोटी भित्ति युक्त हो जाने से काले चूड़ी समूह में असंख्य हठीलोगर बीज होती हैं। ठीक है ना। तो जो फंगस होते हैं, फंगस के हाइफी जो है वो डेवलप करते हैं। इनके हाइफी जो होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है और ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन में वृद्धि जो है वो करते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से जो है वो असंख्य रूप से जो है वो इनके बीजाणु जो है वो फैल जाते हैं और पूरे प्लांट्स के अंदर जो है वो एक विस्फोट पूरी तरीके से ये हर भाग में जो है वो हर कोशिकाओं में जो है वो फैल जाते हैं और अपना होस्ट जो है पूरे प्लांट्स को बना लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो इनके स्पोर्स होते हैं वो पौधे की प्रत्येक कोशिका में जो है वो फैल जाते हैं और पौधे को जो है वो पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं और प्रभावित जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी इटियोलॉजी होती है। इसके बाद रोग चक्र। तो रोग चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से जो है इनकी शुरुआत होती है और किस प्रकार से इसका अंत जो है वो होता है। तो जो लूज स्मट होते हैं, जो लूज स्मट डिजीज़ है वो एक प्रकार का जो है वो बीजाणु जनित रोग होता है, सीड बॉर्न डिजीज़ होता है। तो ये जो है वो बीज के द्वारा जो है वो इन्फेक्टेड होता है, बीज के द्वारा ही ये जो है फैलता है। तो जब हम खेत में इन्फेक्टेड बीज को बोते हैं तो बीज जो है वो धीरे धीरे जो है वो उसके बीजाणु जो है वो जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के वो डेवलप करते हैं, ग्रोथ डेवलप करते हैं और पौधे के प्रत्येक भाग में धीरे धीरे फैलने लगते हैं। तो ये इमेज के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि लोज स्मट जो इसका लाइफ साइकिल होता है डिजीज़ का, यानी डिजीज जो रोग चक्र होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो है वो हेल्थी आपका जो है वो जैसे आपका स्मट्स स्पोर्स इन्फेक्टेड डेवलपिंग सीड, तो सीड जो प्रभावित बीज है, प्रभावित बालियों में से इस प्रकार से जो बीज प्रभावित होता है उसको जब हम बो देते हैं तो उसमें जो है वो स्पोर्स का इन्फेक्शन हो जाता है और वो डेवलप करता है। तो डेवलपिंग ग्रेन्स विथ स्टिग्मा, तो ये जो है वो जो इस प्रकार के इस फंगस के स्पोर्स होते हैं वो बीज के अंदर जो है वो विकसित होते हैं और जर्मिनेट होने लगते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सीड कैरिंग इन्फेक्शन इंटरनल ओवर समर। ठीक है ना, यानी जब समर होती है तो उस समय जो है इसके बीज पूरी तरह से इन्फेक्टेड होते हैं। फिर उसमें जो है वो ये जो इनकी स्पोर्स होते हैं इस रोग के वो ग्रोइंग करने लगते हैं, यानी कि ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद अनट्रीटेड सीड कैरीज इन्फेक्टेड विथ सोन नेक्स्ट सीजन। फिर जो है वो अगर उसको हम अनट्रीट करते हैं, अगर हम बीज को ट्रीटमेंट करके बोते हैं तब तो इसके स्पोर्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर बीज को हम ट्रीटेड नहीं करते हैं तो फिर वो जो है वो अगले वर्ष बीज के साथ जो है वो ग्रो करने लगते हैं। तो इस प्रकार के फिगर में देखिए कि इन्फेक्टेड बीज में जो है वो इसके स्पोर्स जो है वो इसमें फैल गए हैं और ये फिर जो है वो लूज स्मट का कारण बनते हैं। फिर ये जो है ये क्या करते हैं, तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो तेज़ी से वृद्धि करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और बीज के द्वारा फिर जो है वो नए अंकुरित भाग जो इनके तने होते हैं वहाँ प्रवेश करते हैं और तनों के अंदर प्रवेश करके जो है वो अन्य कोशिकाओं में फैलने लगते हैं और धीरे धीरे जो है वो इनकी जो न्यू स्पाइकलेट्स निकलती हैं, तरुण कलिकाएँ निकलती हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फूल पुष्प में प्रवेश करके फिर बीज के अंदर जो है वो प्रवेश करता है और बीज को जो है इन्फेक्टेड जो है वो कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जीवन चक्र जो है वो चलता है। फिर इससे धीरे धीरे प्लांट्स में जब इस जो है बालियाँ निकलती हैं तो बालियों को फिर जो है वो इस प्रकार से जो है वो प्रभावित करते हैं। तो लूज स्मट से बालियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल जो है वो दाने जो है वो अच्छिद्ध हो जाते हैं, कई जो अनवांटेड दाने जो है निकलते हैं, कोई उनका क्रमबद्ध नहीं होता है, बिल्कुल जो है वो बालियाँ जो है वो सही से सुगठित नहीं होती हैं, दानों में बिल्कुल काले कलर का भूरे कलर का चूड़ जो है वो भरा होता है। इस प्रकार से और वो छाते का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से बालियाँ जो है वो दिखाई पड़ती हैं और फिर से जब इनका बीज का हम प्रयोग बोने के लिए करते हैं तो फिर से यही चक्र जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका रोग चक्र जो है वो स्टार्ट होता है और उसका अंत जो है वो होता है। ठीक है, कभी कभी जो है वो स्मट डिजीज से प्रभावित जो फसल होती है उसके स्पोर्स जो है वो फंगस के स्पोर्स हवा में भी फैल करके एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वो पहुंच जाते हैं,
ये भी जो है वो उससे डिसेमिनेशन इसका हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूँगा। यह जो है वो अंतः बीजोड़ रोग है, ठीक है, क्या है, अंतः बीजोड़ रोग या इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। तो जो लूज स्पॉट डिजीज है वो क्या है, सीड बॉर्न डिजीज है, अंतः बीजाणु रोग है, और औसत इसका सतनत मुक्ता भ्रूण संक्रमण इम्ब्रियो इन्फेक्शन द्वारा होता है। तो जो लूज स्मट है वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, और इनका सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है बीज के अंदर जो इम्ब्रियो पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, उसमें इसका इन्फेक्शन यानी इसका संक्रमण जो है वो प्रारंभ जो है वो होता है। इसका रोगजनक कवक संक्रमित दानों या बीजों के स्कूटेम प्रसुप्त कवक जाल के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो संक्रमित जो इसके स्पोर्स होते हैं, जिसको हम कवक जाल के नाम से जानते हैं, स्कूटम के नाम से जानते हैं, ये जो है वो सुषुप्तावस्था में बीज के अंदर जो है वो पड़े रहते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, इनको मॉइस्चर मिलता है, एयर मिलता है, और जो है वो लाइट मिलता है, और सही टेम्परेचर मिलता है, तो ये पुनः तेज़ी से ग्रोथ करना जो है वो शुरू कर देते हैं, और संख्या को जो है वो बढ़ाने लगते हैं। और जब संक्रमित बीज बोया जाता है, तब बीज के अंकुरण के साथ ही प्रसुप्त काल भी सक्रिय हो जाता है। तो इनका जो जब बीज को बोते हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो प्राप्त होती हैं, तो इनकी जो डॉर्मेंसी पीरियड होती है बीज की, वो ख़त्म हो जाती है, और बीज जो है वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, और उनकी ग्रोथ जो है वो होने लगती है। और तथा यह भ्रूण एवं तरुण नवोद्भित ऊतकों में अंतरकोश के रूप में उस समय तक बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो ये एम्ब्रियो के साथ साथ जो है वो जो नई स्पाइकलेट्स होती हैं, नई कलिकाएं होती हैं, नवोद्भित जो नए नए टिश्यूज़ होती हैं, नई नई कोशिकाएं होती हैं प्लांट्स के अंदर जो है वो, उसमें ये अपना होस्ट उसको बनाने लगते हैं, और उसमें संक्रमण जो है वो इन्फेक्शन प्रारंभ जो है वो कर देते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि पौधों की वर्धन शिखा यानी ग्रोइंग पॉइंट जो है वो तक नहीं पहुंच जाते हैं। यानी ये बीज से जो है वो इन्फेक्शन प्रारंभ कर देते हैं, और उसमें जो है वो तेज़ी से जो है वो ग्रोइंग करते रहते हैं, वर्धन करते रहते हैं, प्रत्येक पौधे की कोशिकाओं में फैलते रहते हैं, और तब तक ही अपनी वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ जो है वो ख़त्म ना हो जाए। यानी शून्य से शिखर तक जो है वो जब तक प्लांट पहुंच न जाए, तब तक जो है वो फर्स्ट प्लांट को जो है वो प्रभावित जो है वो करते रहते हैं, और प्रत्येक भाग में जो है वो इनकी कोशिकाएं जो है वो फैल जाती हैं। इसके बाद ये जो है वो क्या करते हैं, जो इनका माइसीलियम होता है, वो कवक जाल होता है, पौधे के भीतर जो है वो दहिहंग सिस्टमिक रूप में जो है वो फैलता है, ठीक है ना। तो जो इनका माइसीलियम होता है, कवक जाल होता है, वो पौधे के अंदर जो है वो उसके पौधे के प्रत्येक सिस्टम में जो है वो सर्वांग सिस्टमेटिक जो है वो सिस्टम में जो है वो पहुंचा मौजूद रहता है, और शीर्ष के साथ साथ वृद्धि करता है, और पौधे की जो डेवलपिंग ब्रांचेज हैं यानी वर्धन शिखा है के ठीक पीछे यह सबसे अच्छी तरह से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो ये रोग स्टार्ट होता है और शीर्ष तक पौधे के शीर्ष भाग तक प्रवेश करता है। शुरुआत से ये स्टार्ट होता है और पौधे के पूरी तरह से ग्रोइंग जो पॉइंट होता है, जो वृद्ध शिखा होती है, वहाँ तक फैलता है, और वहाँ पर जो है वो स्टॉप कर देता है। वहीं पर क्या करता है, ग्रोइंग पॉइंट पे जहाँ बालियाँ होती हैं वहीं पर ये जो है वो स्टॉप हो जाता है। इसीलिए बालियों को प्रमुख रूप से जो है वो प्रभावित करता है। इसके संक्रमण से जो है वो 60 से 85% उच्च आर्द्रता आवश्यक होती है। तो इसके संक्रमण के लिए क्या आवश्यक होता है, लगभग 60 से जो है वो 85% अगर वो वातावरण में आर्द्रता है, मॉइस्चर है, तो इस रोग का प्रकोप बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता है। तो इसके फैलने के लिए आर्द्रता जो है वो 60 से 85% जो है वो आवश्यक होती है, तथा कंड बीजाणुओं का अंकुरण जो होता है वो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर अधिक होता है। तो ये जो लूज स्मट्स के स्पोर्स होते हैं, फंगस के स्पोर्स होते हैं, इनके डेवलपिंग के लिए, इनकी वृद्धि के लिए जो है वो लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जो है वो आवश्यकता जो है वो होती है। इस टेम्परेचर पे ये जो है वो वृद्धि करते हैं, अधिकतम जो है उनकी होता है, ठीक है। उत्तरी भारत में गेहूं की नवंबर के दूसरे, तीसरे या चौथे सप्ताह में जो है वो बोई गई
120-130 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्राप्त गेहूं की फसल अनावृत करने के लिए अधिक सुग्राही होती है। यानी जो उत्तरी भारत में है, ये भी देखा गया है कई वैज्ञानिकों द्वारा, जिस फसल में हम नाइट्रोजन का ज़्यादा उपयोग करते हैं उस फसल में इसका प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखा गया है। तो इसलिए हमको एक सीमित मात्रा में नाइट्रोजन का यूज जो है वो फसल में करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा इसके नियंत्रण की। तो नियंत्रण इसका जो है वो बहुत ही आवश्यक है। अगर हम रोग की सही समय पे सही पहचान कर लें, सही तरीके से उसका प्रबंधन कर लें, तो फिर हम रोग को आसानी से जो है वो नियंत्रित जो है वो कर सकते हैं। अगर रोग जो है वो सही समय पे उचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो वो रोग महामारी का रूप जो है वो एपिडेमिक का रूप जो है धारण कर लेता है। तो प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुछ प्रबंधन की ऐसी विधियां हैं कि बीजों को रोगों को कैसे नियंत्रित किया सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समय सदैव जो है वो रोग मुक्त प्रमाणित बी सर्टिफाइड सीड जो है वो किसी विश्वसनीय संस्था से खरीदना चाहिए। यानी जिस बीज का हम प्रयोग करते हैं पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, प्योर बीज होना चाहिए। किसी प्रकार का रोग ग्रसित बीज जो है वो हमको बोने के लिए प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए। मार्केट से हम परचेज कर रहे हैं तो हमेशा सर्टिफाइड संस्था से, सर्टिफाइड एजेंसी से ही प्रमाणित बीज का उपयोग जो है हमको बोने के लिए हमेशा करना चाहिए और खरीद कर बोएं। लगभग बीजों को किसी सर्वांशी कवकनाशी द्वारा जो है वो शोधित करना चाहिए। तो कई प्रकार के जो है वो जो सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स हैं उससे बीजों को ट्रीटमेंट करके जो है वो बोना चाहिए। जैसे आपको जो है वो बवेस्टीन है, बवेस्टीन हो गया, वाइटावैक्स हो गया 76%, प्लांटावैक्स हो गया, ऑक्सीकॉर्बोनिक्स हो गया, बेनेट हो गया 50% और बोमिल से लगभग 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से शुष्क बीज उपचार करके बोने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी बीजों को जो है वो कई प्रकार के जो फंजीसाइड हैं जैसे बवेस्टीन हो गया, वाइटावैक्स हो गया, प्लांटावैक्स हो गया, वेलनेट हो गया, इसकी जो है वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम मात्रा से बीजों को शोधित करके जो है वो बीजों को बोना चाहिए। जो शोधित बीज होते हैं उसमें से रोग का प्रकोप नहीं होता है और इसके जो माइसीलियम होते हैं वो पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो चुके होते हैं। तो इस प्रकार से बीजों को शोधित करने से हम अपनी फसल को लूज स्पॉट डिजीज से जो है वो बचा सकते हैं। इसके बाद बीजों को तप्त या उष्ण उपचार करना चाहिए। बीजों को हॉट वाटर ट्रीटमेंट और लो वाटर, पहले जो है वो अधिक तापमान पर रखा जाता है, उसके बाद कम तापमान पर रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और बीज को हम जो है वो बीज को हम शुद्ध कर लेते हैं और उसको बोने के लिए प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हम जो है वो हम बीजों को जो है वो सोलर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। हम बीज को गर्मी के दिनों में, जैसे मई जून का महीना होता है, तो उस दिनों में हम जो बीज होता है, जो बोने के लिए हम प्रयोग करने वाले बीज हैं, उसको हमको अच्छे से सुखा लेना चाहिए। अच्छे से जब अधिकतम तापमान पे हमको सुखा लेंगे तो उसके जो स्पोर्स होंगे, जो फंगस के स्पोर्स होंगे जो सुसुप्तावस्था में बीज के अंदर पड़े होंगे, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल में उसका प्रकोप जो है वो नहीं होने पाएगा। और एक चीज़ क्या करना चाहिए, गर्मी के दिनों में जब तापमान काफ़ी अधिक होता है मई जून के महीने में, उस समय खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देना चाहिए 2 MVP प्लाऊ से। तो अच्छी तरह से जब गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी जो है, जो मिट्टी में मौजूद स्पोर्स हैं लूज स्पॉट डिजीज़ के, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और सोलर ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारी सॉइल का। तो उससे भी हम रोग को जो है वो फसल को बचा सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं। और तो इस प्रकार से मई जून के महीनों में भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तब भी हम बीजों को जो है वो सुखा करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इस रोग से रोकथाम सबसे सरल एवं व्यवहारिक उपाय रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करना है। किस प्रकार किस्मों का? रोग रोधी प्रयोग करना है किस्मों का। तो कुछ जो है वो प्रतिरोधक किस्में हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, उसका उपयोग करके जो है वो हम अपनी फसल को जो है वो इस रोग के प्रति जो है वो उससे बचा सकते हैं। तो रोग जो लूज स्पॉट डिजीज़ है उससे सबसे अच्छा जो है उस रोग से प्रति फसल को बचाने का जो तरीका है वो है रोग रोधी प्रजातियों को उगाना। तो कुछ रोग रोधी प्रजातियां हैं, जैसे आपकी जो है वो कल्याण हो गई, कल्याण 227,
PB15 और WG307, C302, HH277, WL 162, WLL 5023, मालवी गेहूँ 65, कल्याण सोना है आपका HD 1593, DL 132, कुंदन 88, PBW 65। ये तो कई प्रकार की जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो है वो रोग रोधी प्रजातियां हैं, डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं लूज स्मट के बीच। तो इन प्रजातियों को हम उगा करके लूज स्मट डिजीज से जो है वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, अच्छा तरीका है और व्यवस्थित तरीका है। तो इस तरीक़ों को भी हम फसल को जो है वो इस रोग से अपनी फसल को जो है वो नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो कई वैज्ञानिकों ने जो है वो जैसे आपका अग्रवाल और नाइट्रोजन ने ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो जो एक प्रकार का जो है वो आपका के एक विभेद स्ट्रेन्स BB5TB5 के द्वारा अनावृत कंड जो है वो के जैविक नियंत्रण किया था। तो जो ट्राइकोडर्मा विरिडी है हमारा एक प्रकार का, ये आपका जो है वो एक प्रकार से बायोपेस्टिसाइड के अंतर्गत आता है, जिससे हम जो बायोफंजीसाइड के अंदर आता है। तो ये एक प्रकार के जो है वो इस प्रकार के जो लूज स्मॉट डिजीज़ है, इसके स्पोर्स को अपना होस्ट बना लेते हैं और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है वो एक जैविक रोगनाशी है, जैविक फफूंदनाशी है, जिसका हम प्रयोग करके अपनी फसल को इस रोग से जो है वो बचा सकते हैं। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण जो है वो विधियां हैं, नियम हैं, जिसको हम अच्छे से पालन करके अपनी फसल को इस कीट से, इस रोग से जो है वो लूज स्मॉट डिजीज़ से हम अपनी गेहूं की फसल को अच्छी तरह से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके हमने बताया, जिसको आसानी से आप यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा। तो छात्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।